एएसएम क्लासेस में आप सभी साथियों का स्वागत है। तो चलते हैं, देखिए आज हम पढ़ेंगे प्राइमरी ऑक्सिलरी फर्स्ट टू बी फॉर्म वर्ब्स। ठीक साथियों, तो देखिए टू बी फॉर्म वर्ब्स में सबसे पहले ये जान लेते हैं ये क्या होते हैं। ठीक, पहले जो आपकी टू बी फॉर्म वर्ब हैं ये आपका प्राइमरी ऑक्सिलरी का फर्स्ट रूप है, और कहीं भी इज आर एम वाज वेयर का प्रयोग हुआ हो तो वो आपका क्या कहलाते हैं, टू बी फॉर्म्स वर्ब कहलाते हैं। ठीक साथियों, समझ में आ रहा होगा। कहीं भी अगर आप देख लिए इज एम वाज वेयर का प्रयोग हुआ हो तो आपके क्या कहलाते हैं, टू बी फॉर्म्स वर्ब कहलाते हैं। टू बी फॉर्म्स वर्ब का प्रयोग कहाँ कहाँ करते हैं? पहला तो कंटीन्यूअस टेंस में करते हैं, दूसरा पैसिव वॉइस में करते हैं। समझ में आ गया होगा। अगर आप मेरे YouTube चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, अधिक से अधिक शेयर कीजिए। तो चलते हैं, देखिए समझ लेते हैं। कहा गया कि जब वाक्य में इज आर एम वाज वेयर का प्रयोग हुआ है तो उसे टू बी फॉर्म वर्ब्स कहते हैं। और देखिए नोट में मैंने लिखा है इज आर एम वाज वेयर का प्रयोग कंटीन्यूअस टेंस में तथा पैसिव वॉइस में करते हैं। अभी एग्जाम्पल द्वारा समझ लेते हैं साथियों। देखिए जैसे मैं अपना पाठ याद कर रहा हूँ, अब इसका अनुवाद देखते हैं। ठीक, गारंटी देता हूँ पक्का समझ में आ जाएगा। अब फिर कभी नहीं आप कहेंगे सर टू बी फॉर्म वर्ब्स क्या होते हैं। तो देखिए मैं अपना पाठ याद करता हूँ, इसका अनुवाद क्या है, आई। ठीक, आई के बाद याद करता हूँ एम, अब उसके बाद लर्न मिस होता है याद करना, तो लर्निंग हो गया, और उसका अपने के लिए माई हो गया, और पाठ का अंग्रेजी लेसन हो गया। ठीक, तो आई एम लर्निंग माई लेसन। तो चलते हैं, देखिए कैसे पता चला कि आई के साथ यहाँ एम लगेगा। सबसे पहले देखें इस वाक्य को पढ़ते हैं। मैं अपना पाठ याद कर रहा हूँ, तो यहाँ इस वाक्य के अंत में क्या है, हूँ आया है तो इसका मतलब प्रेजेंट है। इसके पहले देखिए यहाँ रहा है जिसका मतलब एक कंटिन्यूअस है। तो ये कौन सा टेंस है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है। लेकिन प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में देखेंगे कौन सा सेंटेंस है, ये आपका अफर्मेटिव सेंटेंस है। कैसे पता चला, क्योंकि देखिए अंत में सबसे अंत में यहाँ क्या है, पूर्ण विराम है, और इस वाक्य में कहीं नहीं है। इसका मतलब ये क्या है, ये आपका अफर्मेटिव सेंटेंस है। और अफर्मेटिव सेंटेंस में साथियों कर्ता सबसे पहले होते हैं। इस वाक्य में क्या सबसे पहले मैं है, तो मैं की अंग्रेजी क्या होती है, आई। और आप जानते हैं आई के साथ एम लगता है, तो आई एम हो गया। और उसके बाद देखिए याद करना मेन वर्ब हमेशा यहाँ से देखना, 1 2 3 तीसरे नंबर जो रहेगा वही मेन वर्ब रहेगा। तो लर्न हो गया, लर्निंग हो जाएगा, लर्न मीन्स याद करना, उसी में आईएनजी लगाएंगे, क्योंकि जब भी कंटिन्यूअस रहता है तो मेन वर्ब में क्या लगता है, आईएनजी फॉर्म लगती है। ठीक है, तो लर्निंग हो गया, और अपना के लिए माई हो गया, पाठ का लेसन हो गया। ठीक साथियों, समझ में आया होगा। अब देखिए दूसरा अनुवाद करते हैं। वह एक गीत गा रहा, देखिए क्या लिखा है, वह एक गीत गा रहा है, तो इसका अनुवाद देखिए करते हैं। अब इस वाक्य के अंत में देखा क्या है तो इसका मतलब प्रेजेंट है, और रही इसके पहले है के पहले क्या है, यहाँ रही है तो कंटिन्यूअस है। तो ये कौन सा टेंस है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है। ठीक साथियों, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में आप देखेंगे कौन सा सेंटेंस है, अफर्मेटिव सेंटेंस है कि निगेटिव सेंटेंस है कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस है कि इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस, समझते हैं। देखिए ये आपका अफर्मेटिव सेंटेंस है। यहाँ देखिए वाक्य के अंत में कैसे है, अगर कोई पूछे, आप बता दिए कि अफर्मेटिव सेंटेंस है तो पूछो कैसे है। अगर वो पूछ रहा है कि कैसे है तो आपको बताना है। देखिए जब वाक्य के अंत में क्या रहे, पूर्ण विराम रहे, तो आपका अफर्मेटिव, और कहीं वाक्य में नहीं है, नहीं है, इसका मतलब ये अफर्मेटिव सेंटेंस है। जब वाक्य के अंत में पूर्ण विराम रहे और वाक्य में कहीं नहीं ना रहे, वो आपका अफर्मेटिव सेंटेंस है। समझ में आ गया होगा। ठीक साथियों, अफर्मेटिव सेंटेंस में बताइए कर्ता कहाँ होते हैं, कमेंट में जरूर बताएं। अब देखिए इस वाक्य में सबसे पहले क्या है, वह है, तो वह की अंग्रेजी क्या होती है, ही होती है, तो ये तो करता है। अफर्मेटिव सेंटेंस में क्या होते हैं, कर्ता सबसे पहले होते हैं, है कि ना हो लोगों। तो चलते हैं देखते हैं। देखिए अब वह की अंग्रेजी क्या हो गई, सी हो गई। ठीक, क्योंकि यहाँ रही है, अगर रहा होता तो ही रहता, तो सी। अब उसके बाद देखिए सी के साथ इज लगेगा, आप जानते हैं, तो सी इज, देखिए गाना
अब तीसरे नंबर देखेंगे 1 2 3। तीसरे नंबर पे यहाँ देखिए गा है, तो ये इसका मतलब मेन वर्ब है। तो सिंग इसमें ना जोड़ेंगे तो गाना हो जाएगा, सिंग मीन्स होता है गाना, इसमें आईएनजी लगा दिए सिंगिंग, और उसके बाद ए सॉन्ग। एक एक अंग्रेजी ए, गीत का अंग्रेजी सॉन्ग। अब आप सोच रहे हैं कि सर यहाँ ए सॉन्ग क्यों लगा, क्योंकि कोई एक साथ एक ही गाना गा सकता है कि नहीं साथियों। तो चलते हैं, समझ में आ गया होगा। तो देखिए साथियों क्या है आपका तीसरा वाक्य, रवि एक किताब पढ़ रहा था ना। तो इसका देखिए अनुवाद करते हैं। सबसे पहले देखते हैं इस वाक्य के अंत में क्या है, था है, और इसके पहले क्या है, रहा है। इसका मतलब ये कंटिन्यूअस है, लेकिन था रहने की वजह से क्या हुआ, पास्ट। तो था है तो पास्ट, रहा है तो कंटिन्यूअस। अभी नोट में मैंने लिखाया है कि इज आर एम वाज वेयर का प्रयोग कंटिन्यूअस टेंस में तथा पैसिव वॉइस में करते हैं। ये सब क्या है, कंटिन्यूअस टेंस हैं। और आपको पता चल जा रहा है कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है कि पास्ट कंटिन्यूअस टेंस है। समझ में आ रहा होगा ना साथियों। तो आगे चलते हैं। देखिए अब यहाँ ये समझ में आ गया कि पास्ट कंटिन्यूअस टेंस है। कैसे पता चला, क्योंकि अंत में था है और इसके पहले रहा है, तो पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। ठीक, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में अब ये देखेंगे कि ये कौन सा सेंटेंस है, मतलब कौन सा वाक्य है। तो यहाँ देखिए, देखने पर सबसे पहले वाक्य के अंत में मैंने देखा वाक्य के अंत में पूर्ण विराम है, और इस वाक्य में कहीं नहीं है, कहीं वाक्य में नहीं है। देखिए साथियों, तो इसका मतलब ये अफर्मेटिव सेंटेंस है। और आप जानते हैं कि अफर्मेटिव सेंटेंस में कर्ता कहाँ होते हैं, सबसे पहले होते हैं। तो इसका मतलब इस वाक्य में सबसे पहले क्या है, रवि है, तो रवि के अंग्रेजी रवि हो गई। अब रवि एक वचन है कि बहुवचन, कमेंट बॉक्स में बताइए जरा। अब देखिए रवि आप एक वचन है जानते हैं, तो रवि के साथ इज लगेगा कि आप, तो इज हो गया, तो रवि इज। अब देखिए एक ही किताब पढ़ रहा है, तो पहले देखना मेन वर्ब, इज लिखने के बाद तुरंत मेन वर्ब लिखना है। इन लोगों के साथ देखिए इज आर एम वाज वेयर के बाद क्या लिखना है, मेन वर्ब लिखना है। तो यहाँ देखिए साथियों क्या है, 1 2 3, यहाँ 1 2 3। तीसरे नंबर पे क्या है, पढ़, इसमें ना जोड़ेंगे तो पढ़ना अपने से, इसमें नहीं अलग से नहीं लिख देंगे, पढ़ना, पढ़ना का अंग्रेजी रीड हो जाएगी। तो रीड लिख दिया, तो रीड में क्या लिखना है, आईएनजी लगाना है, क्योंकि कंटिन्यूअस है। अगर कोई पूछ रहा है कि इसमें आईएनजी क्यों लग रहे, अरे तो आप कहेंगे क्योंकि कंटिन्यूअस है, और कंटिन्यूअस टेंस में हमेशा मेन वर्ब में आईएनजी फॉर्म में लगता है। और उसके बाद जैसे ही आईएनजी लिखिए तुरंत मेन वर्ब में जैसे आईएनजी लगाएं तुरंत आपको ऑब्जेक्ट लिखना है। तो इसमें ऑब्जेक्ट क्या है, एक किताब, तो एक के अंग्रेजी एक हो गई, ए हो गई, किताब की अंग्रेजी बुक हो गई। ठीक साथियों, तो रवि इज रीडिंग ए बुक। कोई एक साथ कितनी किताब पढ़ सकता है, एक ही किताब पढ़ सकता है। ठीक, समझ में आ गया होगा। तो चलते हैं नेक्स्ट अनुवाद करते हैं। तो देखिए तीसरा अनुवाद क्या है साथियों, रवि एक किताब पढ़ रहा था। तो इसका अनुवाद देखते हैं, चलते हैं करते हैं। तो सबसे पहले हम वाक्य के अंत में देखते हैं। तो इस वाक्य के अंत में क्या है, था है, और इसका मतलब ये पास्ट, इसके पहले रहा है, तो कंटिन्यूअस। ये कौन सा टेंस है, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस है। लेकिन सबसे पहले हम वाक्य को पढ़ते हैं। तो इस वाक्य को पढ़ा, रवि एक किताब पढ़ रहा था। अब इस वाक्य को पढ़ने से ये पता करेंगे ये किस सेंटेंस का है। तो इससे देखेंगे इस वाक्य के अंत में क्या है, पूर्ण विराम है, और इस वाक्य में कहीं नहीं है, कहीं वाक्य में नहीं लिखा है। इसका मतलब भी आपका अफर्मेटिव सेंटेंस है, और अफर्मेटिव सेंटेंस में कर्ता सबसे पहले होते हैं। तो इस वाक्य में क्या है, सबसे पहले रवि है, तो रवि का अंग्रेजी क्या हो जाएगी, रवि। अब यहाँ तक आप लोगों को कोई दिक्कत, चलें आगे। अब उसके बाद देखिए था की अंग्रेजी क्या होती है, वाज होती है, तो रवि वाज हो गई। अब उसके बाद देखिए मेन वर्ब क्या है, 1 2 3, तीसरे नंबर पे जो रहेगा वही मेन वर्ब। तो यहाँ देखिए क्या है, मेन वर्ब है पढ़ना, तो पढ़ लिखा है, उसमें ना हमें अलग अपने अलग से लगाना है, तो पढ़ना, पढ़ना की अंग्रेजी होती है रीड, तो रीड में आईएनजी लगा दिया, तो रीडिंग हो गया। अब उसके बाद ए बुक है, तो एक बुक ये आपका ऑब्जेक्ट हो गया। समझ में आया होगा, रवि वाज रीडिंग ए बुक। ठीक साथियों, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए।
तो देखिए साथियों, चौथा अनुवाद क्या है? हम मैदान में खेल रहे हैं, खेल रहे थे। क्या है? हम मैदान में खेल रहे थे। तो इसका अनुवाद देखिए, इस वाक्य को पढ़ने से पता चल रहा है ये पास्ट टेंस में है। कैसे पता चला कि ये सिंपल पास्ट नहीं पास्ट कंटिन्यूअस टेंस है? क्योंकि वाक्य के अंत में देखा मैंने था है, था ना, यहाँ क्या है? थे लिखा है, तो इसका मतलब पास्ट है। इसके पहले रहे लिखा है तो कंटिन्यूअस। तो कौन सा टेंस हुआ? पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। और पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में देख रहे हैं ये अफर्मेटिव सेंटेंस है। कैसे पता चला? क्योंकि वाक्य के अंत में पूर्ण विराम है और इस वाक्य में कहीं नहीं है। इस वाक्य में कहीं नहीं है। देखो, कहीं नहीं है, इस वाक्य में नहीं है। इसका मतलब ये आपका अफर्मेटिव सेंटेंस है। समझ में आ गया होगा। अगर साथियों समझ में आ रहा है ना तो लाइक कीजिए। तो आगे चलते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगी। आप चुटकियों में देख के बता सकते हैं कि ये कौन सा टेंस है, अफर्मेटिव सेंटेंस है कि निगेटिव सेंटेंस है कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस है कि इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस है ना साथियों। तो आगे चलते हैं, इसका अनुवाद करते हैं। आप जानते हैं कि इंट्रोगेटिव नहीं है, ये अफर्मेटिव सेंटेंस है। आपको अच्छे तरह से पता चल गया। तो अफर्मेटिव सेंटेंस में कर्ता कहाँ होते हैं? कमेंट बॉक्स में लिख कर बताइए। अब देखिए, आप जानते हैं कि अफर्मेटिव सेंटेंस में कर्ता हमेशा वाक्य के पहले होती है। तो वाक्य में इसमें क्या सबसे पहले हम है, तो हम की अंग्रेजी क्या होगी? वी होती है। आप जानते हैं अच्छे से। तो यहाँ क्या हो गया? वी हो गया। और वी लिखने के बाद आप जानते हैं वी एक वचन करता है कि बहुवचन करता है? वी आपका बहुवचन करता है। आप जानते हैं बहुवचन कर्ता के साथ क्या लगते हैं? वियर लगाते हैं। तो रवि वेयर और वेयर मिस होते हैं थे। ठीक साथियों, वेयर मिस था भी होता है, लेकिन जब बहुवचन करता रहता है तो वो आपका क्या होता है? आपके बहुवचन कर्ता के साथ वेयर लगते हैं। अब वेयर किन किन कर्ता के साथ लगते हैं, अब इसे समझ। देखिए साथियों, आपका वेयर किन किन कर्ता के साथ लगता है? एक तो वी के साथ लगता है, दूसरा दे के साथ लगता है और तीसरा यू के साथ लगता है। ठीक साथियों, और आपके जो होते हैं और वह देखिए किन किन कर्ता के साथ लगता है? एक तो ही के साथ लगता है, एक सी के साथ लगता है, एक इट के साथ लगता है और एक आई के साथ लगता है। इसे बात को समझते रहिए। ठीक साथियों, इसे हमेशा जानते रहिए किन किन कर्ता के साथ वे लगता है, किन किन कर्ता के साथ आपका वाज लगता है। ठीक, तो अब देखिए इसका अनुवाद करते हैं। अब आपको समझ में आ गया होगा। तो वी वेयर लिखने के बाद मेन वर्ब, हमें मेन वर्ब लिखना रहता है। तो यहाँ देखिए मेन वर्ब क्या है? खेलना। खेलना का अंग्रेजी क्या होती है? प्ले। प्ले में क्या लगा देंगे? ING लगा देंगे तो क्या हो जाएगा? प्लेइंग हो जाएगा। और कहाँ खेल रहे हैं? मैदान में। तो इन द फील्ड। समझ में आया होगा ना साथियों? समझ में आया होगा कि नहीं? देखिए, जब भी कंटिन्यूअस रहता है तो 1 2 3 तीसरे नंबर जो रहता है वो मेन वर्ब होता है और जो पहले रहता है वो कर्ता होता है। अब इससे आपको पता चल रहा है कि मेन वर्ब जब कर्ता पता चल जाएगा तो बीच में जो रहेगा वो आपका ऑब्जेक्ट होता है। ठीक साथियों, समझ में आया ना? ठीक है, तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो देखिए साथियों, आपका क्या है? पांचवा वाक्य ये आपका कंटिन्यूअस का है। तुम एक पत्र लिख रहे हो, तो इसका अनुवाद करते हैं। ठीक, कोई भी वाक्य रहे तो हम सबसे पहले उसको पढ़ते हैं। तो पढ़ने से पता चलता है ये किस सेंटेंस का है, किस टेंस का है। तो यहाँ देखिए इस वाक्य को पहले पढ़ते हैं। तुम एक पत्र लिख रहे हो, ये आपका, इससे पता चला कि ये आपका प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है। लेकिन अगर आपसे कोई क्वेश्चन कर रहा कि कैसे प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है, तो हाँ साथियों देखिए, आप मेरे यूट्यूब चैनल पे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, गारंटी देता हूँ। जो पढ़ाऊँगा वो 100% आपको आ जाएगा। ठीक साथियों, तो वाक्य के अंत में सबसे पहले देखिए वाक्य के अंत में क्या है? हो है, तो इसका मतलब ये प्रेजेंट है। और आप जानते हैं, ये जानते हैं कि प्रेजेंट टेंस जो होते हैं उस प्रेजेंट टेंस के वाक्य के अंत में है रहता है, हूँ रहता है और हो रहता है। ठीक साथियों, आप जानते हैं। तो ये आपका कौन सा टेंस है? प्रेजेंट टेंस। इससे पता चला। तो आगे चलते हैं, देखिए बने रहिए हमारे यूट्यूब चैनल पर। तो अब देखिए हो है तो प्रेजेंट है और इसके पहले रहे है तो कंटिन्यूअस है। तो ये कौन सा टेंस हुआ? प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। अब देखेंगे कि सेंटेंस कौन है।
ये इस सेंटेंस को देखिए, वाक्य के अंत में क्या है, पूर्ण विराम है और उसके इस वाक्य में कहीं नहीं है। इसका मतलब ये आपका क्या है, ये आपका अफर्मेटिव सेंटेंस है। तो कमेंट बॉक्स में आप बताइए करता कौन है, अभी मैंने आपको बताया। तो आप देख रहे हैं इस वाक्य में सबसे पहले क्या है, तुम है, तुम इसका मतलब करता है। ठीक साथियों, तो देखिए इसका अनुवाद करते हैं। तो तुम की अंग्रेजी क्या हो गई, यू हो गई। और आप जानते हैं यू एक वचन है कि बहुवचन है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। यू आपका क्या है, आपका बहुवचन करता है, तो इसलिए इसके साथ क्या लगता है, आर लगता है। ठीक साथियों, अब देखिए यू आर और आप जानते हैं आर मिस होता है, हो आर मिस होता है। ठीक, तो यू आर। अब इसके बाद मेन वर्ड क्या है, 1 2 3, तीसरे नंबर क्या है, यहाँ लिख है। तो इसमें ना अपने अलग से समझ लगा के समझना है कि लिखना का अंग्रेजी राइट होती है, तो राइट में क्या लगा देंगे, आईएनजी लगा देंगे। यहाँ राइटिंग हो गई। अगर आपसे कोई पूछ रहा कि राइट में आईएनजी क्यों लगा रहे हैं, तो आप कहेंगे कंटिन्यूअस में मेन वर्ड के हमेशा मेन वर्ड में आईएनजी फॉर्म लगती है, मेन वर्ड की फर्स्ट फॉर्म। तो आगे चलते हैं। अब देखिए शेष बचा क्या, एक पत्र बचा। तो एक एक अंग्रेजी ए, पत्र का अंग्रेजी लेटर। तो समझ में आ गया होगा, यू आर राइटिंग ए लेटर। ठीक साथियों, तो क्या हो गया, ए लेटर। अब इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, समझ में आ गया होगा। तो देखिए साथियों, और एग्जाम्पल करते हैं। मेरे द्वारा एक पत्र लिखा गया, तो इसका देखिए अब द्वारा आ रहा है, इस वाक्य में क्या आ रहा है, द्वारा आ रहा है, यहाँ व्यक्त किया जा रहा है। ठीक है, अब ये आपका पैसिव वॉइस के वाक्य हैं। ठीक, पैसिव वॉइस के हिंदी वाक्य हैं। तो इसका देखिए अनुवाद करते हैं। मेरे द्वारा एक पत्र लिखा गया है, तो इसका अनुवाद सबसे पहले देखिए, एक पत्र लिखा गया है। तो आप जानते हैं सबसे पहले एक लेटर हो गया, क्योंकि आप जानते हैं कि पैसिव वॉइस में पहले ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाया जाता है, तो ये ऑब्जेक्ट है। अब उसके बाद जैसे ही ए लेटर लिखा, तो यहाँ एक लेटर एक थे कि बहुत, 2 से अधिक है, तो यहाँ एक है। तो अब लिखा गया है, तो यहाँ क्या हो गया, इज हो गया, ए लेटर इज। अब जैसे ही ए लेटर इज लिखे, तुरंत मेन वर्ड की थर्ड फॉर्म। तो मेन वर्ड क्या है, लिखा गया। तो लिखा गया क्या, राइट होता है, तो राइट का थर्ड फॉर्म रिटेन। ठीक, उसके बाद रिटेन जैसे हुआ। अब देखिए तुरंत क्या, द्वारा का अंग्रेजी क्या होती है, बाई, और मेरे का अंग्रेजी का ऑब्जेक्ट फॉर्म, आई का ऑब्जेक्ट फॉर्म मी होता है। तो ए लेटर इज रिटेन बाई मी। तो समझ में आया होगा। अब देखिए आप देख रहे हैं कि पैसिव वॉइस में भी इज एम आर, आपको मैंने नोट में लिखा है, इज आर एम वाज वेयर का प्रयोग कंटीन्यूअस टेंस में तथा पैसिव और पैसिव वॉइस में भी करते हैं। ठीक, यहाँ देखिए इसका प्रयोग हुआ है, आपका क्या है, पैसिव वॉइस है। तो यहाँ देखते हैं दूसरा वाक्य क्या दिया है, एक सांप उसके द्वारा मारा गया था। अब देखिए इस वाक्य से पता चला, द्वारा आया ना, तो पैसिव वॉइस है, और था आया तो पास्ट। ठीक, पास्ट ये चल रहा है। तो यहाँ देखिए पहले क्या लिखा गया है, एक सांप। तो आप जानते हैं ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना जाता है, तो यहाँ एक एक अंग्रेजी ए, सांप का अंग्रेजी स्नेक। ठीक, अब जानते हैं था है, एक सांप है, तो एक सांप एक वचन है कि बहुवचन, एक वचन, इसलिए वाज लगा। अब जैसे ही वाज लिखते हैं तुरंत मेन वर्ड की थर्ड फॉर्म। अब देखिए मेन वर्ड की तरह मारा गया। ठीक, तो मारना का अंग्रेजी किल होती है, किल का थर्ड फॉर्म किल्ड हो गया। ठीक, तो आपका क्या हो गया, किल्ड हो गया। ठीक, समझ में आया होगा, समझ में आया होगा। तो क्या हो गया आपका साथियों, किल्ड हो गया। और किल्ड लिखने के बाद जैसे ही मेन वर्ड की थर्ड फॉर्म लगाते हैं, तुरंत बाय मिस होता है द्वारा, और उसके अंग्रेजी हिम। ठीक है, ही का ऑब्जेक्ट फॉर्म हिम होता है। तो ए स्नेक वाज किल्ड बाय हिम। तो देखिए साथियों क्या लिखा गया, क्रिकेट तुम्हारे द्वारा खेला गया था, इसका अनुवाद करते हैं। तो आप जानते हैं सबसे पहले देखिए इस वाक्य में क्या लिखा है, द्वारा इसका मतलब है पैसिव वॉइस, और गया था लिखा है, जिसका मतलब है पैसिव वॉइस के वाक्य हैं। तो पैसिव वॉइस में क्या करते हैं, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाया जाता है। ऑब्जेक्ट क्या है, तो आपका क्या हो जाएगा, द क्रिकेट। अब द क्रिकेट लिखने के बाद, अब देखिए द क्रिकेट लिखने के बाद, अब द क्रिकेट लिखने के बाद, अब यहाँ द क्रिकेट लिखने के बाद, अब यहाँ क्या साथियों लिखेंगे, तो वाज लिखेंगे। ठीक, अब वाज लिखने के तुरंत बाद मेन वर्ड की थर्ड फॉर्म, मेन वर्ड की क्या है, यहाँ प्ले है, खेला गया, तो इसका थर्ड फॉर्म प्लेड हो जाएगा। और उसके बाद जैसे ही प्लेड लिखते हैं, तुरंत क्या लिखेंगे, तुरंत बाई लिखेंगे। तो प्लेड हो गया, और प्लेड लगाने के बाद द्वारा का अंग्रेजी क्या हो गई, बाई,
और तुम्हारे को अंग्रेजी यू। तो समझ में आएगा द क्रिकेट वाज प्लेड बाय यू। ठीक, समझ में आ गया होगा। अब देखिए इसका मतलब पैसिव वॉइस में भी किसका नोट में आपको मैंने लिखा दिया ही। ठीक साथियों, तो समझ में आया होगा, तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए।